जी, आप सबका ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। हम अपने वेबिनार का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज कितनी ख़तरनाक सूरत में सामने आ रहा है, और रीसेंट फ्लड्स ने भी ये साबित किया कि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है इस आफत से, मैन मेड या हमारे जो निज़ाम है, मुआशी निज़ाम, उसकी तरफ से पैदा की गई आफत से निमटने के लिए। लेकिन जब लोगों की बात की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली आफात से, तो हमें दो पहलू नज़र आते हैं। सबसे पहले ये कि उन उन लोगों को बचाने के लिए या क्लाइमेट चेंज से होने वाली तब्दीलियों के साथ अडेप्टेशन या उनकी रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी है रियासत की तरफ से, वो बहुत ही कम ना होने के बराबर मिलती है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ज़्यादा अहम है। वो ये कि जब आफत आ जाती है, जैसे आपने हालिया सैलाब में देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर चले गए, जिनकी रोजगार चले गए और बहुत सी मुख्तलिफ नौयत के नुकसान हुए। उसके बाद भी उनकी प्रोटेक्शन, उसके लिए हमारी रियासत क्या करती है, क्या लीगल प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। और आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं बातों को, इस लीगल प्रोटेक्शन वाले एलिमेंट को इस सारे वेबिनार में इसकी खोज लगाने के लिए। तीसरी अहम बात यह है कि जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो उसके साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन की बात भी की जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से या फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, तो चूंकि वो माहौल को बहुत ज्यादा गंदा करती है, उसमें पोल्यूशन बढ़ाती है, तो उसको किस तरह से रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, ग्रीन सोर्सेज की तरफ मुंतकिल किया जाए। और इस सारी एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर भी जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं वो वही लोग हैं जिनकी जमीनों पे प्लांट लगते हैं, जिनकी जमीनों पे इवन डैम बनते हैं, या इवन फिर जिनकी जमीनों पे रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर या विंड की प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो क्या ये जो हल प्रपोज किया गया इस सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का, क्या वो हल भी अपने अंदर जस्ट है या नहीं? क्या वो लोगों को अकोमोडेट करते हैं, लोगों को इंक्लूड करते हैं और उन्हें उनके हकूक की हिफाजत करते हैं या नहीं करते? तो ये सारे पहलू हैं जिनकी हम आज आपके साथ मिलके जिनको समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से। मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक ओवरव्यू भी देता जाऊं कि हमारे यहाँ जो लीगल फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से, उसका आगाज हमें 1997 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की सूरत में मिलता है, जो कि इवॉल्व होकर इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एक्ट 2012 और फिर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2017 की सूरत में इवॉल्व होता नजर आता है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज और एक्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो जंगलात की हिफाजत के लिए हों, या फिर पानी के ज़खायर की हिफाजत के लिए या उनकी बेहतर तकसीम के लिए हों। और उसी की बुनियाद पे पाकिस्तान को क्लाइमेट फंड भी बहुत सी मुल्कों से, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव होता है। इवन आईएमएफ जो है वो भी बज़ाहिर क्लाइमेट की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को एक ख़ास मद में अमाउंट देती है। लेकिन ये जितने भी फ्रेमवर्क्स या लीगल सेफ गार्ड्स हैं, इसके बाद हमें जो दूसरी तस्वीर नज़र आती है वो ये नज़र आता है कि जब डैम बिल्ड होते हैं, जैसे दयामीर भाषा डैम है या दासू डैम है, तो उनके जो मुतासरीन हैं वो बड़े शदीद किस्म के एहतजाज करते नज़र आते हैं। उनसे जो वादे किए गए वापडा की तरफ से या पीडो की तरफ से, या को फेयर कॉम्पनसेशन दी जाएगी जब आपकी ज़मीनों पे हम डैम बनाते हैं या ट्रांसमिशन लाइंस बनाते हैं, लेकिन वो नहीं दी गई। जो वादे रियासत ने किए वो पूरे नहीं किए गए, जिसकी बुनियाद पे फिर एक लंबा सिलसिला जो एहतजाज का है वो नज़र आता है। और जब वो लोग एहतजाज करते हैं तो उन पे एंटी टेररिज्म के मुकदमे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये लोग डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है ये तो लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन वही लोग जिनको बिजली मैसर नहीं है, जिनको साफ पानी मैसर नहीं है, वहां पे आप प्लांट तो लगाते हैं लेकिन उन लोगों की सहूलियात के लिए कुछ नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह हमने देखा कि जमपीर गारो विंड कॉरिडोर के खिलाफ भी हमें लोगों की थोड़ी मुजाहमत नजर आई, हालांकि वो ग्रीन एनर्जी के प्लांट्स हैं। लेकिन उस वहां पे भी लोगों पे एंटी टेररिज्म के मुकदमे हुए, सुजाग ने काफी एक्सटेंसिव उस पर रिपोर्टिंग भी की। तो ये सारे मसाइल जो हैं, इन पे पाकिस्तान के कवानीन क्यों खामोश हैं? क्या वो कवानीन इतने इफेक्टिव हैं, इतने मजबूत हैं कि वो लोगों के इन मसाइल को केटर कर सकते हैं? क्या वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए तैयार हैं, लोगों के वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करने की सलाहियत रखते हैं? इन तमाम बातों को हम आपके साथ अगेन
कोशिश करेंगे रखने की। आज का जो वेबिनार है वो लोक सुजाग और क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची की एक मुश्तरका काविश है। लोक सुजाग के काम के बारे में शायद आप लोग जानते हो। हमारी रिपोर्टिंग कम्युनिटीज, वल्नरेबल कम्युनिटीज और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ मिलके होती है। उन तमाम इश्यूज पे हम रिपोर्टिंग करते हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर नहीं मिलती। और इसी तरह से क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची जो है वो भी विद इन कम्युनिटीज रहते हुए उनके क्लाइमेट से जुड़े मसाइल को हाईलाइट करते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं और कम्युनिटीज के साथ मिलके हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके तारुफ के लिए मैं मरियम वकार खट्टर को दावत दूंगा जो कि लोक सुजाग के साथ मुंसलिक हैं। और जी मरियम, ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस। सो मच। सॉरी यार, हमारे थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, तो अगर मेरी आवाज़ सब सुन सकते हैं तो एक थम्स अप दे दें, रिएक्ट कर दें। हाँ, ओके ग्रेट। थैंक यू इकरा। थैंक यू एवरीवन थैंक यू। अच्छा जी, तो अब्दुल्ला ने एक बहुत ही उन्होंने एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दी कि हमारा आज का मकसद क्या है। एंड आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं और पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए और आपके लिए। पैनलिस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूँ सीएसी का प्रोजेक्ट ग्रीन चेंबर का। तो Green Chamber serves as a dedicated venue for building critical legal knowledge through grassroots engagement, legal research, and movement-based pro-community litigation. उनका और डिटेल्स, मज़ीद डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट पे हम ढूंढ सकते हैं। तो ग्रीन चेंबर की तरफ से हमारे पास आई हुई हैं अबीरा अशफाक। अबीरा अशफाक साहिबा एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, इंडिजिनस एनवायरमेंटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उनका बहुत वसी लीगल एक्सपीरियंस है यूएसए में भी, पाकिस्तान में भी। वो करंटली क्लाइमेट एक्शन सेंटर के ग्रीन चेंबर को लीड कर रही हैं, और उसके साथ साथ वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हबीब यूनिवर्सिटी में। और उससे पहले उन्होंने आईबीए यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है। तो अबीरा, ओवर टू यू। आपसे शुरुआत करते हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि प्लीज़ आप पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन कर दें कि इन्वायरमेंटल लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, और उसकी फाउंडेशन क्या है पाकिस्तान में, और उसका अभी रोल क्या है पाकिस्तानी सोसाइटी में, ताकि हम सबके पास एक अच्छी फाउंडेशन हो जिससे हम ये डिबेट का आगाज कर सकें। ओवर टू यू अबीरा। जी, थैंक यू सो मच मरियम फॉर दैट इंट्रोडक्शन, तारुफ के लिए, और ये वेबिनार होस्ट करने के लिए अब्दुल्ला आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका सवाल था एनवायरमेंटल लॉ के हवाले से। तो एनवायरनमेंट यानी माहौलियात, आप इसको क्लाइमेट भी कह लें, जो है वो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और 18वीं तरमीम 2010 के बाद इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। तो एक वफाक के लेवल पर एनवायरमेंटल लॉ है, और फिर सिंध का 2014 का अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है जिसको हम कहते हैं सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो, चाहे वो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट हो, जैसे आपने जिम्पीर का जिक्र किया अब्दुल्ला ने, या वो कोई रोड या हाईवे का हो, तो अगर उसका ताल्लुक एनर्जी से हो या जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, तो एक एनवायरमेंटल यानी माहौलियाती रिपोर्ट बनानी जरूरी है, और एक हियरिंग करनी भी जरूरी है। तो सबसे अव्वल तो ये एक सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो अगर आपको विंड के लिए या किसी और सोलर पैनल के लिए या इवन फॉसल फ्यूल्स के लिए आपको लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, और उस ज़मीन पर कई सालों से, दहाइयों से, बल्कि 100 साल से ज़ायद से इंडिजिनस लोग, पेजेंट्स, माहीगीर, किसान और माल मवेशी चलाने वाले रह रही हैं, तो उनको आपको नोटिस देना होता है, और ये कि किसी पब्लिक पर्पस के लिए आपको वो लैंड चाहिए। आया ये पब्लिक पर्पस एक एनर्जी प्रोजेक्ट हुआ, या एक एक्सप्रेसवे हुई, या डैम हुआ। अब हम अग्री करते हैं या नहीं, वो अगले मरहले पे सवाल उठता है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो एक कॉलोनियल जमाने का लॉ है, और
उसके तहत आपको मार्केट रेट देना होता है। लेकिन ऑब्वियसली सवाल ये बनते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए अगर उनका रोजगार जमीन से जुड़ा हुआ है तो आप क्या उनको एक कॉम्परेबल लाइवलीहुड देंगे। तो ये दो कवानीन हैं, और इसके अलावा आई थिंक क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज भी हैं जिनका जिक्र अब्दुल्ला ने किया। तो आई थिंक बातें और होंगी, लेकिन अब के लिए मैं इन दो कवानीन का तारुफ कराना चाहती थी। शुक्रिया बहुत बहुत मरियम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीरा। एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर, इससे पहले कि हम बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाएं। आपने जिक्र किया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो भी एक कॉलोनियल ज़माने का कानून है। तो ज़रा हमें ये भी अगर आप बता सकें कि माहौल की तब्दीली तो बज़ाहिर एक बड़ा रीसेंट पास्ट का मसला है, एक मॉडर्न इशू कंसिडर किया जाता है। तो क्या ये जो एक्ट्स या लॉज बने हुए हैं पाकिस्तान के कॉलोनियल एरा से, ये आज के मसाइल से डील करने के लिए इनमें कैपेसिटी है, या फिर इनमें मजीद हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, या फिर इन्हें मुकम्मल तौर पे रिविजिट करने की ज़रूरत है? जी, आई थिंक देखिए, आपका जो कॉलोनियल apparatus है लॉज का, तो वो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के वक्त नहीं बना था। लेकिन दूसरा जो हम एक न्यू कॉलोनियल या न्यू लिबरल apparatus देख रहे हैं वो हैं बैंक्स के कवानीन। तो अक्सर औकात इन प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि मलीर एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हालांकि एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं था, इट वाज अ रोड। तो इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक $5 मिलियन का लोन देने वाले थे। तो अब हुआ ये कि इन सारे जो भी फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ये नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इन लोगों ने अपने उसूल बनाए हैं कि हम बाज़ाहिर इन्वायरमेंट को, माहौलियात को, मुआशरे को, लोगों के समाजी हुकूक को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने इन्हीं के असूलों को लेकर इनको चैलेंज किया। तो जहां हम बात करते हैं हमारे कॉलोनियल लॉज, वो बिल्कुल आउटडेटेड हैं, और जो अपडेटेड लॉज आ रही हैं यानी पॉलिसीज की शक्ल में, वो अभी तक लेजिस्लेशन की तरफ नहीं गए हैं, और पॉलिसी जो है वो कोर्टों के अंदर या इदारों में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हमारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी भी जो है वो अभी तक पॉलिसी है। तो मैं अपनी बात को इस तरीके से रैप कर रही हूँ कि एक बहुत ही एक हमारे साथ अलमिया एक ट्रेजेडी कह लें या क्या है, कि एक तो हमारे पास आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज हैं, जैसे कि 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, which is not responsive to clean energy, which is not responsive to climate change. लेकिन जो हमारे नए कवानीन आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कॉलोनियल apparatus लेके आ रहे हैं, क्योंकि uh, वो they are trying to meet environmental standards, but at the end of the day उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपना सरमाया कर्ज की सूरत में इन प्रोजेक्ट्स पे लगाएं, चाहे वो विंडमिल हो या रोड हो, और फिर हमें उसका मुनाफा जो है वो मिलता रहे। और जो हमारी कोर पेरिफेरी की एनालॉजी होती है, तो न्यूयॉर्क के बैंक्स जो हैं वो जो एक प्रीवियस बरे सगीर, तो हम लोग एक कॉलोनियल सिस्टम के अंदर जकड़े रहे। वी डोंट हैव अपडेटेड लॉज domestically, and we are now subjugated to new laws coming from the banks. And being a sovereign country, हम लोग इन बैंक्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमें इन लोगों ने मकरूज कर दिया। आपने बात अपनी IMF से शुरू की थी, लेकिन इट्स नॉट जस्ट द IMF, इट्स ऑल्सो द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी और 29 बैंक्स हैं, बल्कि 30। तो ये हमें फंड कर रहे हैं। तो या थैंक यू सो मच अबीरा, दैट वाज वेरी इन डेप्थ। और ये एक बहुत नेसेसरी फाउंडेशन है जो कि आई होप इसको हम आगे बिल्ड करें, कंटिन्यू करें। तो इसके बाद मैं अपने अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो कि हैं हफीज़ बलोच साहब। हफीज़ बलोच एक लैंड राइट्स डिफेंडर हैं, और उसके साथ साथ वो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस के लिए। वो एक environmental activist है and an outspoken advocate for the rights of the indigenous people to their land. उसके साथ साथ उन्होंने लैंड माफिया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और इको फैशिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। तो हफीज़ बलोच साहब, आप अगर अपना कैमरा ऑन करें या अनम्यूट कर लें, तो अबीरा ने जो बातें की लैंड के हवाले से और लेजिस्लेशन के हवाले से, तो आपसे उससे ही रिलेटेड एक सवाल है कि जो लेजिस्लेशन मौजूद भी होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो मौजूद होते हैं क्या आपको लगता है
कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो मसले मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं? हफीज बलोच साहब। जी हफीज साहब, अभी तक आप म्यूट हैं, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। आप मौजूद तो हैं मीटिंग में, मुझे नज़र आ रहा है आपका नाम, लेकिन आई थिंक अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा शायद। राइट। तो आई थिंक जब तक वो अपना टेक्निकल साइड फिगर आउट करते हैं, तो हम चलते हैं अख्तर रसूल पे। अख्तर रसूल एक इन्वायरमेंटल और इंडिजिनस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वो मेंबर हैं सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस के, और एक प्रोफेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नीशियन है, सिंध में बेस्ड हैं। तो अख्तर, अगर आप ये सवाल टैकल कर लें अनम्यूट करके। जी जी कर लिया। जी जी। तो जी जी ये आपने जो बात की लॉज, तो आई थिंक एक बड़ा एक सिंपलिस्टिक सा ये सवाल है कि क्या जो अभी मौजूद हैं वो काफ़ी हैं इंडिजिनस राइट्स को, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो मसला कहाँ पे आता है? जी, ओवर टू यू। सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो, सवाल दोबारा रिपीट करें। जी हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल अब आ रही है। जी जी। तो सवाल ये था कि जो अबीरा ने बात की लॉज के बारे में, कवानीन के बारे में, तो क्या आप जी बता जी सकते हैं कि जो कवानीन अभी मौजूद हैं, क्या वो इंडिजिनस लोगों के लैंड राइट्स को की हिफाजत करने के लिए काफ़ी है क्या, और क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एक लोकल लेवल पे? नहीं हो रहे, देखिएगा जिस तरह से अवीरा अशफाक ने बात की कि जो जितने भी कानून बाद में जो बने हैं, ये जो मुल्क जो आज़ाद होके बने हैं, उन्होंने मोस्टली वही कानून ज़्यादातर रखे हैं, वही पॉलिसीज रखी हैं जो कॉलोनियल पॉलिसीज थे या कॉलोनियल जो लॉ थे, लैंड एक्विजिशन के हवाले से या जो भी हैं। तो बात यह है कि जब चीज़ें कानून जब बनते हैं तो दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज होते हैं, जिस तरह की यहाँ के पाकिस्तान में जिस तरह की जो डाइवर्सिटी है, जितने यहाँ पे एथनिसिटी ग्रुप हैं, तो उनके अपनी एक अलग तरह तरह से जो रवायत होते हैं, वो अपने ज़मीन से किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था या पॉलिसीज बन रही थी, वो नीचे लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई। यानी कि लोगों को मालूम ही नहीं है या उनसे ये बात ही नहीं की गई कि इस तरह के जो हम लॉज बना रहे हैं तो वो किस तरह से होने चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, या जो माल मवेशी जो कर रहे हैं। जब 70s में आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और यहाँ के जमीनों को, यहाँ ब्रिटिश जब यहाँ पे होता है तो वो लीज पे जमीनों को दे रहा होता है। अब बेसिकली तो जमीनें उन्हीं की जागीरें थी, यहीं के मकामी लोगों के, वो सदियों से यहाँ पे आबादी कर रहे थे, ज़रायत कर रहे थे, उनकी चरागाहें थी, इन सारी चीज़ों को इसी तरह वो यूटिलाइज कर रहे थे। जब ब्रिटिश आया तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह की जो जमीन का एक नंबर दे दिया, भाई ये जमीन आप ले ले, लीज है, आप हमें 1 साल के बाद इतनी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दें। फिर जो आगे चल के 10 साल के लिए हुआ, फिर ये 10 साल, हर 10 साल के बाद रीन्यू होता गया। अब बाकी जो है 70s में पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के दौर में इसको बढ़ा के 30 साल लीज पे कर दिया गया। हालांकि ये मिल्कियत यहाँ के मकामी लोगों की है। कानून कहाँ बन रहे हैं, सारे ऊपर बन रहे हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आप इसको ही फॉलो करें। ये 30 साल के लिए आप इसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए या कैटल फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आप इसको ले लें। अब ये है कि 2022 में और 2023 में ये लीज खत्म हो गए, इनकी जो ड्यूरेशन है 30 साल का, ये मोस्टली खत्म हो चुका है। 80% जो जमीन है वो 2022 में खत्म हो गए और 20% वो 2023 में खत्म हो गए। अब 20 साल, 2 साल से ये रिन्यू नहीं कर रहे कि उनकी पॉलिसीज अब चेंज हो गई हैं। यानी अब जमीन उनको दिया जाएगा जो बड़ा ज्यादा बिट लगा देगा। और मजे की बात ये पॉलिसीज बना के लेकर भी आए
इंटरिम गवर्नमेंट उसको बना के लेकर आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट वो है जो बगैर किसी इलेक्ट के आ जाते हैं, सिर्फ उनका काम होता है कि इलेक्शन करवाना होता है। मगर अब क्या है, वो इस तरह के पॉलिसीज लेकर आते हैं जो चैलेंजेबल हैं, जिसपे हमें काम करना है, हम काम करने की उस पर कोशिश भी कर रहे हैं कि पहले हम उन पॉलिसीज को चैलेंज करें। मतलब सिर्फ ये कराची के लिए, इस तरह के जो यहाँ के इंडिजिनियस पीपल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जिनकी एक्सपर्टीज भी जो है वो एग्रीकल्चर पे है, पोल्ट्री फार्मिंग पे है, कैटल फार्मिंग पर है, डेयरी फार्मिंग पर है, आप उनसे जमीन छीन के उन लोगों को दे रहे हैं जो ज्यादा बिड लगा देगा। यानी कि अगर किसी के पास 16 एकड़ है, उसका वो मालिक नहीं है, वो है तो सरकारी लैंड उनको करार दिया गया। बुनियादी हवाले से वो यहाँ से सदियों से आबाद हैं। अब इन हवाले से जो है ये नए कवानीन बनाने पड़ेंगे, और जितनी भी कानून जो बने हुए हैं, जितनी भी लॉज बने हुए हैं, जितनी पॉलिसीज हैं, उनको नीचे लेवल तक लेकर आना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देता हूँ के बुनियादी हवाले से जो हमें जो लॉज हैं उन पे बात करना होता है। यहाँ पे अगर लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को खुद मालूम नहीं, यहाँ का एक यूसी या उसकी चेयरमैन उसको खुद नहीं मालूम होता कि वो एक यूनियन काउंसिल चला रहा है, एक टाउन चला रहा है, उसको ही नहीं पता कि लोकल लॉज क्या है। उनको पता नहीं है कि मैं जिस काम के लिए इलेक्ट हुआ हूँ उसका काम क्या है, बुनियादी हवाले से उनको क्या करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ का सेवरेज का, पानी का, बिजली का, बाकी जितनी भी छोटे सड़कें उनको बनानी होती हैं। स्कूल जो यहाँ पे एजुकेशन है उसको देखना होता है, वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, यहाँ सेवरेज के। और यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि ढक्कन आके एमएनए लगा रहा है सेवरेज लाइन का, जिसका काम ही नहीं, जिसका काम लेजिस्लेशन है, जिसको लेजिस्लेशन करना है वो ये नहीं कर रहा, वो आके यहाँ पे ढक्कन लगा रहा है। और जिसको ये काम करना है उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। ये यहाँ पे यानी कि बुनियादी हवाले से जब हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, जब ये आइन पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको लोकल लेवल तक लेकर आना होता है। यानी कि हर एक को वो पता होनी चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। मोस्टली पाकिस्तानियों को यानी कि पिछले 10 सालों में पता चला है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अब उनको मालूम पड़ा है कि भाई हमारे ये अच्छा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन यहाँ के मोस्टली 90% लोगों को पता ही नहीं है, जो भले जो है डिग्री होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अब जाके जो इस तरह के जो मूवमेंट चल रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी जिस तरह से काम कर रहा है, तो उनको वो बता रहा होता है भाई ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, ये स्टेट को देने हैं, ये हमारा काम है, सिर्फ आपको ये फॉरवर्ड करना होता है कि आपकी ये राइट्स हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। अब जाके लोगों को पता चल रहा होता है। अब यहाँ पे जितनी भी इंडिजिनियस लोग हैं वो इस तरह से चीजों को कनेक्ट ही नहीं करते। वो इतने सादे सीधे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो जो जमीन पे बैठा हुआ है, जिस पे अगर वो 10 साल के लिए वहां पे एग्रीकल्चर कर रहा है, दुनिया में ये लॉ है कि वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसको मालकाना हुकूक मिल जाते हैं। पूरे सिंध में एक अलग कानून है, कराची के लिए एक अलग है। मतलब सिंध में अगर कोई लीज जमीन लेता है, वहां पे एग्रीकल्चर कर लेता है, 10-15 साल के बाद वो उसके मालकाना हुकूक हासिल कर सकता है। मगर कराची की जो बदकिस्मती ये है, यहाँ के इंडिजिनस पीपल की बदकिस्मती ये है कि वो पिछले 110 साल से वो उस पे एग्रीकल्चर के, यानी जब ये जो 1912 का जब लैंड एक्विजिशन आया, तो उस बुनियाद पे जो वो अभी तक उसी को चला रहे हैं, जो 1912 का, यानी कि उसको 113 साल हो गए, अभी तक उनको मालकाना हुकूक मिले नहीं है। यानी कि उनके कई नस्लें उस पर कब गई, मगर फिर भी उस पर कानून नहीं है। जो अभी अशफाक ने बात की थी कि अभी तक जो यहाँ पे जो एक्ट चल रहे हैं, जो पॉलिसीज चल रहे हैं लैंड एक्विजिशन के, वो अभी तक जो कॉलोनियल चल रहे हैं। और जब उन्होंने आइन बनाया, जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज बनाई, उन्होंने सेम वही रखा, इसलिए कि उनको मालूम है कि हम किस तरह के कॉलोनियल चीजों को किस तरह से देखते हैं और उनकी अप्रोच क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है आगे जाके, वो क्यों लीज नहीं हुए। तो उसकी पॉलिसीज अब हमें नजर आ रही हैं कि उनके फ्यूचर प्लान क्या थे, कि यहाँ के मकामी लोगों के जमीनों को छोड़ के हम जो है इस तरह करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सबसे पहले जब क्या था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बाद 1960 बीच 50 में जो है नेशनल कैपिटलिज्म आया। अब आया है स्टेट कैपिटलिज्म, यानी कि जमीन जो इंटरनेशनल लेवल तक ये चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं कि जो पॉलिसीज किस तरह से चलती हैं। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। मैं बस एक छोटा सा वेरी ब्रीफली मैं चाहता हूँ इस पे आप बात करें वेरी ब्रीफली।
कि ये जो आपने बात की कि लोगों से ज़मीनें लेके तो ऐसे लोगों को दी जा रही हैं या ऐसे कारोबार उन्हें खरीद रहे हैं जो कि ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक मिसालों से बता सकें, 2-3 मिसालों से, कि ये कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इतने सालों से वहाँ बैठी हैं, और जो नए कवानीन आ रहे हैं वो कैसे उन कम्युनिटी से ज़मीन लेके तो उन लोगों को दिलवा रहे हैं जो कि वहाँ पे इंडिजिनस नहीं है या वहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक मिसालें दे दें ताकि ऑडियंस के लिए समझना आसान हो। अच्छा, यहाँ पे कराची में दो जो है सॉरी तीन जो है मेजर ट्राइब्स रहती थी आपके मुगल एम्पायर के टाइम पे या ब्रिटिश दौर में। यहाँ पे तीन ट्राइब बड़े जो ताकतवर थे। एक है यहाँ के बुरकुत ट्राइब, एक आपका कलमती ट्राइब, और एक है जोक्यो ट्राइब। जो ये ज्यादा पावर में थे, इनके पास ज्यादा अलाइके भी थे। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे गबुल ट्राइब बाद में थोड़ा सा ब्रिटिश दौर में थोड़ा सा पावर में आ गया। तो इनके पास ये सारे जमीनें थी, तो ये यहाँ पे इनके लिए एज ए चरागाहें इस्तेमाल होती थी और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये इनके एरिया भी बाकायदे से डिफाइन थे। ये मुगल एम्पायर ने उस वक्त भी उनको जिक्र किया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी जो है ये इनके एरियाज बाकायदा क्लियर थे कि ये एरिया बोटो ट्राइब्स के हैं, ये कलमती ट्राइब्स के हैं, ये जोकियो के हैं। तो ये इनका पूरा एरिया इसी तरह था। अब क्या है कि अब इन चीज़ों को ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े बिल्डर्स को दे रहे हैं, कारपोरेट फार्मिंग का भी सामने आ रहा है, फार्म हाउसेस को दे रहे हैं, जो ज़्यादा बिडिंग करता है उनको दिया जा रहा है ये सारी चीज़ें। जी मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि जो आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की, तो पंजाब में इसी तरह से लोगों से लैंड लेके तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए उसे इस्तेमाल करने का प्लान बना, और वो लैंड ले भी ली गई लोगों से, और उसके लिए भी जो कानून इस्तेमाल हुआ वो गवर्नमेंट कॉलोनाइजेशन लैंड एक्ट 1912 है। और वो जो एक्ट है वो हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी ज़मीन को सरकारी डिक्लेयर करे अगर वो कंटेस्टेड है, उस पर क्लेम कंटेस्टेड है, चाहे चाहे उस पर इतने सालों से, इतनी जनरेशन से वहां पे कम्युनिटीज बैठी हुई हों, और वो जिसको चाहे अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए, अपना प्रेरोगेटिव एज गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हुए दे दे। तो वो ज़मीन जो कि पंजाब के अंदर, एटलीस्ट क्योंकि मैंने पंजाब के इस इशू को स्टडी किया है, तो वो ज़मीन जो पंजाब के अंदर लोगों से लेके, और बाकायदा लोगों की जो मालकाना हकूक हैं उनके ऊपर केसेस इसी तरह से चल रहे थे, और बहुत सौ के केसेस अप्रूव भी हो चुके थे कि हाँ जी इनकी मलकियत बनती है। लेकिन जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग आई तो वो मालकाना हकूक भी उनसे ले लिए गए, और उस जमीन को, इस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए, 1912 वाला लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट का, वो फिर जमीन कॉर्पोरेट फार्मिंग में शामिल कर दी गई। तो ये मिसालें बिल्कुल हमें ये बताती हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फॉर पीपल एंड प्रो पीपल नहीं है। और ये कहने को तो काफी क्लीशेड बात है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी जहतें हैं। ये कोई मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी लेयर्स ऑफ ऑपरेशन है जो कि लोग फेस करते हैं। जैसे ग्रेजिंग लैंड्स की हमने बात की, इसी तरह जनरेशनल जो वहाँ पे कम्युनिटीज वाबस्ती हैं, उनका उस माहौल के साथ, उस ज़मीन के साथ, अपने रोज़गार के साथ, क्योंकि रोज़गार भी ज़मीन के हिसाब से लोग डेवलप करते रहे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें इन लॉज की वजह से, जो कि स्टेट इस्तेमाल करती है टू इविक्ट पीपल, टू डिस्प्लेस देम, और उनसे लैंड लेके तो फॉर प्रॉफिट जो वेंचर्स हैं उनको देने के लिए। जी मरियम, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क? जी जी, आई थिंक हफीज साहब आपका फिर वॉइस का इशू ठीक हो गया है। तो फिर से हफीज बलोच को जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अब्दुल्ला ने। तो अच्छा, हफीज बलोच एक लैंड राइट्स डिफेंडर है और जनरल सेक्रेटरी है इन सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस के। वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और उन्होंने लैंड माफिया के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई है। तो हफीज साहब, अभी जो अब्दुल्ला ने बात की डेवलपमेंट की, ठीक है, तो दूसरी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि देखें, डेवलपमेंट ठीक है कि इंडिजिनस लोगों की ज़मीन चली गई, लेकिन डेवलपमेंट से तो सबको ही फायदा होगा। तो क्या आप इस पे बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स, मसलन के गारो जिम्पीर प्रोजेक्ट जहाँ पे एक विंड कॉरिडोर बना था, इन इन जैसे प्रोजेक्ट से इंडिजिनस लोगों पे एट अ ग्रास रूट्स लेवल उनका इफेक्ट क्या होता है? और क्या आप इस आर्ग्यूमेंट का, आपको क्या लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे फायदा तो लोगों को होगा? इस पे आपकी क्या राय है? जी हफीज साहब।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया और दूसरे जो हाजरीन हैं उनका भी शुक्रिया। सबसे पहले मेरे ख्याल में जब हम यहाँ सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो हमें डेवलपमेंट के मानी समझने होंगे। जब तक हम डेवलपमेंट के असल लफ्जी माने को ही डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम रियासती जो डेवलपमेंट में उसको नहीं समझ पाएंगे। चाहे जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हों, चाहे ये जो कॉरिडोर का आप जिक्र कर रहे हो या दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसमें अगर आप बारीक बीनी से देखें तो उसमें 2-3 चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं। एक तो ये है कि जिसके लिए ये डेवलपमेंट हो रही है, उसको तो फ़ायदा हो भी रहा है और वो डेवलपमेंट के वो सारे मज़े ले भी रहा है। मसलन अगर जमपीर का आप कॉरिडोर का अगर आप ये पावर प्रोजेक्ट देख लें, तो जिनके लिए है तो उन्हें वो बेनिफिशियरी वो उठा भी रहे हैं और जिनके ज़मीनों पे ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रही है, वो बेचारे आज भी अपने ज़मीनों से भी बेदखल किए गए हैं और उस बिजली से जो पैदा करने के लिए वो जो विंड पावर प्रोजेक्ट बनाई गई है, वो उसके भी हिस्सेदार नहीं हैं। या अगर इसी तरह अगर आप इस पूरे जो पाकिस्तानी रियासत है, उसकी अगर तारीख उठा के देख लें, वहाँ पे ये एक बात तो वाज़ह हो जाती है कि वहाँ पे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमेशा नेग्लेक्ट किए गए हैं, नेग्लेक्ट रखे गए हैं। जो निचले तबके का लोग है, चाहे आप सुई का मिसाल देख लें से उसको हैंडल कर रहे हैं, तो सुई वहाँ से निकल के पूरी पाकिस्तान में तो फैल जाता है, लेकिन सुई और बलूचिस्तान उससे महरूम रहते हैं। विंड पावर प्रोजेक्ट का भी यही हाल है कि वो बिजली वहीं से पैदा होके पंजाब में तो जा रहा है, लेकिन वहाँ के अपने जो लोग हैं वो इससे बेफ़ार नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि ये प्रोजेक्ट क्या है? दूसरा सबसे बड़ी बात जब हम कानून की बात करते हैं तो माज़रत के साथ थोड़ा-सा लफ्ज़ वो होगा कि यहाँ कानून सिर्फ़ दिखावे के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ यहाँ तो आईन ही सिर्फ़ एक शोकेस है ना 1973 का आईन कि एक आईन बना हुआ है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो नाफ़िज़ है। लेकिन 77 से लेकर आज तक हमें ये बार-बार बावर कराया जाता है कि यहाँ ना कोई आईन है, यहाँ पे ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना यहाँ पे कोई अदालत वो आर्मी हो, चाहे वो कोई सरमायादार हो, चाहे वो कोई जागीरदार हो, चाहे वो कोई खान हो, ताकत जिसके पास है कानून उसी का ही है। और कोई भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अगर कानून की कहें तो वो कहीं पे निचले सतह तक कहीं पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ एक सूबा है जो डोमिनेट करता है, जो सारे मुल्क की रिसोर्सेज़ वहीं पे खर्च होते हैं, जो ताकत का मरकज़ है वो भी वहीं पे है और बाकी यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी सूबे में बन रहे हैं, वो हैसियत एक कॉलोनियल जो इरा है, अगर बरतानिया साम्राज्य की अगर आप वो सारे देख लें या जहाँ-जहाँ पे भी कॉलोनियल निज़ाम होता था, तो वही सारे लॉज़, वही सारे तरीक़ेकार वो बलूचिस्तान में भी एडॉप्टेड हैं, सिंध में भी एडॉप्टेड हैं, केपीके में भी एडॉप्टेड है और जो पंजाब का एक हिस्सा है जिसे हम सराइकी वसेब कहते हैं, वहाँ पे भी एडॉप्टेड है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब कानून नहीं होगा, जब कानून की अमल दरामद नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, चाहे आप जितने भी कानून बना लें। अब अगर आप इस तरह के मसलन पावर जनरेटर के लिए या माहौलियात के लिए मसलन अगर कानून तो यहाँ पे भी हैं, सीपा के ज़रिए कानून बनाए गए हैं या वफ़ाक के अपने ज़रिए माहौलियात के लिए या उसको बचाने के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन वो नाफ़िज़ कहाँ होते हैं, उन पे अमल दरामद कितनी होती है, इस पे आज भी सवालिया निशान है। पानी एनर्जी को के उसूल के लिए पानी हवा और रोशनी यानी कि सूरज, ये वो हैं जो जिसके ज़रिए एनर्जी जनरेट की जाती है। पानी का तो आउटडेटेड है, डैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया डैम से तो बाहर निकल के आ रही है। बाकी रही
हवा और सूरज। तो अब आप पूरा ये एक आप अपना कानून पाकिस्तान के देख लें, तो इसमें जो सोलर पैनल्स के लिए टैक्स लगा के वो जो आम लोग हैं, वो अभी अब इससे इस्तेमाल ना कर सकें और इस हवाले से अभी भी वो सोच रहे हैं कि किस तरह ऐसा हो कि जो भी सोलर पैनल लगा रहे हैं अपने घरों के ऊपर, उनको किस तरह से हम टैक्स के अंदर लाएँ और ये कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो कानून ले भी आएँगे कि आम लोग जो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी टैक्स देने लगे। हालाँकि इसमें हुकूमत का इसमें कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट खुदा की और वो जो फितरत है उसी से दे रहे होते हैं और हवा, विंड का तो असर आपने वहीं पे देख लिया जो ये सिंध के अंदर है। तो कानून है, कानून के बनाने वाले भी हैं, लेकिन होता वही है जो ताकत का मरकज़ चाहता है, होता वही है जो वो चीज़ें गेन कर रहा होता है जिसके लिए ये सो कॉल्ड तरक्की जो मेरे ख़्याल में जिनके लिए है, वो ही करते हैं जो उनके दिल में आता है। बाकी हम जैसे लोग हम जद्दोजहद जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इंडिजीनियस के लिए काम कर रहे हैं, एक तरह से एक जद्दोजहद है, हम दुनिया को बताते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम ये बताते हैं कि कीरतर में क्या हो रहा है, हम ये बताते हैं कि विंड पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए जुम्पीर में और उसके इर्द-गिर्द नूरियाबाद के लोगों के साथ क्या हो रहा है या कारुंजर के अंदर साथ क्या हो रहा है, तो ये तो हम दिखाते रहेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर हम उनको चैलेंज करने के लिए कानून के पास जाएँ, तो कानून हमारे लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। आखिरी बात जो प्रोफ़ेसर कामरेड हमारे अबीरा जितना इन्होंने हमारे लिए काम किया है वो शायद किसी और ने किया ना हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनके मलीर एक्सप्रेसवे जो अब भुट्टो एक्सप्रेस है उसके पैसे विथड्रॉ कराए, वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन यहाँ की अपने सीपा ने हमें कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे रहे हैं। तो अगेन नो कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी इन्हीं की कोशिशों से कीरतर के स्टे ऑर्डर लगा है, लेकिन क्या कानून स्टे ऑर्डर तो लग गया, कानून पहले से मौजूद है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है। हम वही हमारी चीखें हैं, हम वही हमारी कोशिशें हैं। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक उस प्रॉपर कानून को नाफ़िज़ न किया जाए। अब जितने भी कानून बना लें, जब तक आप नाफ़िज़ नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं ये और उसकी बहुत शुक्रिया हफीज़ फरोज साहब, क्योंकि ये जो इंडिजिनिटी वाली सारी बहस है, ये इशू सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। ये अभी रिसेंटली हमारे सामने हमने बल्कि सुजाग ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी दरिया सवात के ऊपर, और वहाँ पे तोर वाली कम्युनिटी जो है वो भी एक हाइड्रो पावर मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था उस दरिया से जुड़ा हुआ, दरिया सवात से जुड़ा हुआ, उस पानी से जुड़ा हुआ, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। और उसमें जो दूसरा एक बड़ा मसला था वो ये था कि जो, और ये तो उस डॉक्यूमेंट्री में साबित भी हमने किया कि डीएनए के थ्रू कि कैसे वो लोग हज़ारों सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो जब उनसे बात हुई तो ये बात सामने आई कि ये जो एनर्जी या हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं है। ये अभी जैसे बात की हफीज साहब ने, इंडिजिनस लोगों की पूरे कल्चर, उनकी मेमोरी इरेजर का बायस बनता है। क्योंकि वो मेमोरी इरेजर जो है वो उनकी लैंड के साथ जुड़ी हुई है, और लैंड गई तो जाहिर है उनकी जो एक पूरी जनरेशनल मेमोरी है वो भी उसके साथ जाती है। तो ये हम अपने साउथ में देख लें, नॉर्थ में देख लें, ये एक मैसिव इशू है। और इसके ऊपर हम दूसरे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि जो सिंध के अंदर इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनकी प्रोटेक्शन या उनको रेकग्नाइज इवन करने के लिए कोई लॉज मौजूद हैं या नहीं मौजूद। जी मरियम। जी बिल्कुल। थैंक यू हफीज़ बलोच साहब एंड थैंक यू अब्दुल्ला। आई थिंक इस पे भी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन शुरू हो सकती है, लेकिन हमारे दो और पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले हिलाज अली को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। हिलाज एक एडवोकेट हैं और लीगल कंसल्टेंट हैं ग्रीन चैम्बर के साथ। उनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है लेबर राइट्स में, और उसके साथ साथ राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़, और वो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आई थिंक हिलाज काफ़ी अभी डिस्कशन हुई, आपने भी सुनी। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ठीक है,
क्लाइमेट चेंज लेबर लॉस को किस तरीके से अफेक्ट करता है, और क्या सोशल सिक्योरिटी मौजूद है उन उन लोगों के लिए जो कि इन बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, और जो कि एनर्जी और क्लाइमेट के लैंडस्केप में काम कर रहे होते हैं। और क्या, अगेन हमारा एक सवाल है कि क्या ये काफ़ी है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको किस तरीके से, सॉरी ये बहुत लंबा हो गया, उसको किस तरीके से इन्हांस किया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ उसके साथ को रिलेट करे, उसके साथ अडेप्ट कर सके। जी, तो ओवर टू यू हिराज। हिराज आप म्यूटेड है। सॉरी। हेलो, मैं आ रही है आवाज मेरी? जी, आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी बिल्कुल अल्लाह हेलो आवाज आ रही है। जी, आ रही है आवाज आप मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी। अच्छा, तो पहली बात जो आपने कही कि सवाल एक तो बिल्कुल आपके जो है ना मिक्स हो गए हैं, काफ़ी बड़े एक ही सवाल में काफ़ी सवाल आ गए हैं। तो पहली बात तो क्योंकि जो मैं डिस्कशन भी सुन रहा था, बात अगर की जाए कानून की, जो है ना, मैं एनवायरमेंटल लॉज के हवाले से बात करूँगा कि मतलब सिर्फ जो आप लेबर के लॉज पे बाद में आते हैं। पहली तो बात यहाँ से हम करें कि लॉज इतने ज़्यादा बने हुए हैं, बिल्कुल जो हफीज़ साहब ने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। बाकी अगर लॉज की अगर बात करें की जाए तो वो लॉज बहुत ज़्यादा बने हैं। पहले हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर जो हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 26वीं अमेंडमेंट है, उसमें रिसेंटली हमने क्लाइमेट के हवाले से एक जो है ना आर्टिकल 9A में एक एडिशन किया हुआ है, जिसमें वो है हमने राइट टू क्लीन एनर्जी, क्लीन हेल्दी एनर्जी एंड जस्ट एनवायरनमेंट की बात की है। उसके अलावा हम देख रहे हैं तो दूसरे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो लॉज हैं हमारे, वो तो पाकिस्तान के पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो जो फेडरल लॉज है हमारा, वो पुराना था, 1997 था। उसके बाद प्रोविंशियल लॉज बने क्लाइमेट के हवाले से, क्योंकि 18th अमेंडमेंट आ गई, तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, तो वो प्रोविंशियल लॉज बने। हर प्रोविंस ने अपने अपने एनवायरमेंटल लॉज बनाए, जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान हम दोनों से आगे थे, मतलब KPK इनसे सिंध से। तो वो 2012 में उन्होंने लॉज बना लिए अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। फिर इसमें सिंध और ये अपना KPK उन्होंने 2014 में बनाया, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में बनाया। इसी तरह KPK का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बना। और उन लॉज के अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जो इनसे साथ क्लाइमेट के साथ और एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ रिलेटेड हैं। जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज हैं काफ़ी, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दूसरी, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अलावा बाकी जो सपोर्टिव लॉज, जिस तरह आपने लेबर लॉज की बात की, तो बिल्कुल दूसरे सपोर्टिव लॉज में भी है, जैसे फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, hazardous सब्सटेंस एक्ट है, और हॉस्पिटल बेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जिसकी आप बात कर रही थी, एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी एक्ट है, एंड लेबर लॉज एंड फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का। तो ये सारे लॉज हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और आपस में भी कोरिलेट करते हैं। और जिस तरह सोशल सिक्योरिटी और उनकी जो आपने बात की, तो बिल्कुल आपको जो लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी लॉज हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक इंसान को। और इसमें खासतौर पे जो लेबर में लॉज में वो लोग आते हैं जो आपकी जो एनवायरनमेंट, ये जो है इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जिस तरह जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो अभी हमारे पहले फॉसिल फ्यूल्स वाली तकरीबन जो इंडस्ट्रीज थी वो हैं, अब उनसे हमारी की जो ट्रांजिशन हो रही है और जो है ना एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ। तो इसमें जो लेबर जो काम कर रही है, लेबर फोर्स, उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स मौजूद हैं। आप उनको जब भी किसी जो है ना फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई भी वर्कर, तो आपको उनको प्रॉपर जो है केयर देनी होती है। उनके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिनके हवाले वो मैकेनिज्म सॉरी पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें आपको उनकी सेफ्टी की इंश्योर करना है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करना है, इस तरह से जो है ना, और उनकी जॉब्स की सिक्योरिटी भी उनको पास देनी है। एंड उस आगे से इसमें आपके सवाल को थोड़ा वो हो गया, आगे पीछे हो गया, तो मैं थोड़ा सही जा रहा हूँ, थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा मरियम। हेलो। जी जी,
तो अच्छा है आपने एक फाउंडेशन बता दी कि काफ़ी लॉज मौजूद हैं, तो जी इसकी फिर इसको जी, फिर ऑन लेकिन ग्राउंड, इम्प्लीमेंटेशन राइट, तो जी जी, इम्प्लीमेंटेशन इसमें कोई आप स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं कि कहाँ पे लॉ मौजूद था लेकिन इम्प्लीमेंट ना हुआ, खास तौर पे ये एनर्जी सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर के हवाले से तो मेरा, क्योंकि ज़्यादा काम जो एनवायरमेंटल का जो हमारा काम है वो लैंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें जो है अपना लेबर में भी है। लेकिन एनर्जी से मुझे सच याद नहीं, लेकिन नेपरा के अपने लॉज बने हुए हैं। एनर्जी इलेक्ट्रिक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 1910 में बना हुआ है। उसके अलावा ओगरा का जो ऑयल और गैस के जो है ना लॉज भी बने हुए हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो मुझे याद नहीं कि कौन कौन सी लॉज जो है ना, क्योंकि लॉ काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी वाइड है, तो कुछ चीज़ें कभी कभी हमें माइंड से आउट हो जाती हैं, तो मैं समझ रहा था। जी बहुत शुक्रिया इलाज साहब। बेसिकली जो ब्रॉडर जी थीम था वो ये था कि अगर तो लॉज मौजूद हैं, और लॉज की हमने बात की अभी लैंड के हवाले से, जो कवानीन हैं वो पार्टीशन से पहले के मौजूद हैं, कलोनियल एरा से, तो कवानीन तो मौजूद हैं, उसके अलावा पॉलिसीज भी मौजूद है। जी लेकिन जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि क्या वो कवानीन सबसे पहले लोगों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल भी हैं या नहीं हैं, और अगर वो काबिल हैं भी, तो फिर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो आई थिंक ये मोरलेस इस तरफ डिस्कशन को आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी मरियम, बाकी हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को अगर आप जी इंट्रोड्यूस करवा दें तो फिर यहाँ से बहस आगे जी बढ़ा। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू हिलाज और अब्दुल्ला। आई थिंक इस पे भी काफ़ी एक डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन अगेन टाइम थोड़ा सा हमारा महदूद है। तो जी जी हमारे आखिरी जी पैनलिस्ट हैं जसवंत सिंह। जसवंत भी एक एडवोकेट हैं और वो लीगल कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं एट द ग्रीन चेम्बर। उसके साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो जसवंत, फ्रॉम अ यंग पर्सनस पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये हम लोग जानना चाहते हैं कि जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है पाकिस्तान में, तो आपके लिहाज से और आप जिन स्टूडेंट ग्रुप्स के साथ काम करते थे, उनके पर्सपेक्टिव में ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये क्या होता है इन अ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट? और ये जो कम्युनिटीज़ और वर्कर्स और यंग पीपल के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, उनके लिए क्या ये एडिक्वेट हैं? तो आई थिंक यही एक जनरल सवाल है कि फ्रॉम अ यंग पर्सन्स पर्सपेक्टिव कि आपके स्टूडेंट ग्रुप्स में एंड एज अ लॉ स्टूडेंट के क्या पर्सपेक्टिव होता था एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन पे और क्लाइमेट चेंज के हवाले से? I hope I will be audible, right? Thank you so much having me. Uh, तो सबसे पहले ही ये है कि आई एम फॉर नो मोर फर्दर स्टूडेंट, बट हाँ ये कि क्लाइमेट एक्शन सेंटर के थ्रू अभी काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि स्टूडेंट की बात है तो सबसे पहले जो हमने एक्टिविज़म के दौरान देखा था वो दो चीज़ है कि आपके सेलेबस और जो एकेडमिक कोर्स है उसके अंदर ये चीज़ इवॉल्विंग है तो इन होनी चाहिए। इसके ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता नहीं है, या तो वो पहले वाली बात हो चुकी है कि उसके अंदर जो है ना पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जब जहाँ भी होता है तो स्टूडेंट अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करता है, चाहे कैंपस के ऊपर हो चाहे कहीं भी हो। हमने देखा है कि क्लाइमेट मार्च के अंदर भी जो है ना स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद होती है, और स्टूडेंट इफेक्ट भी होता है। उससे यह है कि आप कैंपस के ऊपर हॉस्टल को देखें तो स्टूडेंट ने बार बार ये जो है फंड राइजिंग में हेल्प की है वॉलेंटरली, जब फ्लूड आता है या, और इसके लिए स्टूडेंट ने बहुत फेस किया है, चाहे क्लासेस की कंटिन्यूटी हो चाहे या। तो ये एनवायरनमेंट हैं जो कि कैंपस के ऊपर सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये चीज़ है जो कि बार बार स्टूडेंट को इफेक्ट करती है। और दूसरी बात ये है कि जब ये एक्ट तो बने हुए हैं, इसमें यह है कि दूसरे जो कानून हैं उसके अंदर बहुत सारी जो कॉलोनियल लेगेसी है, लेकिन ये जो है अभी तक इवॉल्विंग है। हमने देखा है कि सीओपी के तहत जो है कॉन्फ्रेंस के तहत ये चीज़ इवॉल्विंग हो रही है। 92 के अंदर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की, वो कंट्रीज ने रेटिफाई कर ली है सिग्नेटरी। अब उसके प्रोटोकॉल है, बाकी उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसके अंदर जो है या उससे आगे जो है यूथ के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन मॉडल के तहत जो है यूथ उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ें हैं जो
कि स्टूडेंट एक्टिविज्म और इस चीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट की जाती है। अब उसके अंदर जो अभी करंटली जो एक लीगल फ्रेमवर्क है रियासत का, उसके अंदर हमने देखा है कि जो प्रोटेक्शन एजेंसीज है सिंध सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वो एज सच है नहीं पब्लिक डोमेन के अंदर। अब मानी कि अगर कोई भी एक इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट आती है तो वो कहीं भी जो है एकेडमिक के अंदर कोई वर्कशॉप, कोई इवेंट नहीं होता है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता है एकेडमिक की तौर के ऊपर, वो एक पब्लिक डोमेन में होती नहीं है। आप देख लें बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक्यूजेशन लैंड के तहत लैंड दी गई है। इवन कराची के अंदर जो एजुकेशन सिटी है यहाँ, वहाँ पे उसकी वेबसाइट है, उसके अंदर आप देखेंगे तो कोई प्रेस रिलीज पड़ी होती है, लेकिन उसमें क्लियर ये चीज़ जो है मेंशन नहीं होती है। वो एक गैप है इंफॉर्मेशन में के लिए। तो यूथ कोशिश कर रही है कि जहाँ भी हो तो स्टूडेंट उसको टैकल कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि उस एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। जी बहुत शुक्रिया जसवंत। आई थिंक यूथ का पर्सपेक्टिव। जी हिलाज, आप कुछ ऐड जी करें? जी शुक्रिया जसवंत। जी, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जसवंत की बात में अगर इजाज़त हो। जी प्लीज। जी, जी, जी। जी, जसवंत वाली इस बात में तो मैं थोड़ा-सा ऐड करना। जी, तो अगर हम पहले जो है ना एनर्जी ट्रांज़िशन को देखें, तो वो तो सिंपल है कि भाई अगर आसान अल्फाज में देखें कि भाई एनर्जी ट्रांजिशन तो ये है कि भाई फॉसिल फ्यूल से आप रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं, ये उसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं कि उस एनर्जी ट्रांजिशन को जस्ट कैसे बनाएं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हेलो। आ रही है, आ रही है। जी आ रहा है। जी, तो वो मैंने इतने सिंपल एक डेफिनेशन दी कि मतलब एनर्जी ट्रांजिशन तो मतलब सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में उसको लें हम तो यही है कि आप जो है ना फॉसिल फ्यूल्स की जो है एनर्जीज है उनको आप रिन्यूएबल एनर्जीज पे कन्वर्ट करें। तो एक तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब सवाल ये है कि उसको जस्ट किस तरह बना जाए। तो जस्ट बनाने के लिए कि मतलब उसको मतलब इंसाफ के तकाजा में किस तरह तोला जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जस्ट एनर्जी के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन जब हो रही है, तो पहले तो आप लोगों को ये देखना है, हम लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर, कानून साहब बनाने वालों को या हम दूसरों को, कि जो लोग हैं इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, मोस्टली फैक्ट्री वर्कर्स है, जो भी लोग हैं, तो उनके लिए हमने अल्टरनेटिव्स क्या बंदोबस्त किए हैं। ठीक है, उनके हम अल्टरनेट क्या दे रहे हैं जब उनकी नौकरी जा रही है। तो पहले तो वो चीज़ हमें उनके लिए करनी चाहिए। और दूसरा उसमें ये है कि एनर्जी जो लोग एक हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जीज में, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जब हम उनको दूसरी टेक्नोलॉजी पे लिए काम करते हैं, तो हमने उनके लिए क्या किया है या हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें करना ये चाहिए कि हमें उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल्स वाली टेक्नोलॉजी तो वो उन्होंने सीखी हुई है। वो तो जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी होगी जो है रिन्यूएबल एनर्जीज वाली, तो हम उसके लिए उनके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं, उनके लिए ट्रेनिंग दें, उनको एजुकेट करें, तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़ कि जब भी इस तरह की जो भी फैक्ट्रीज वगैरह जो भी हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी ज्यादती हमारे साथ ये होता है, जो इनजस्टिस वो ये होता है कि जो हमारे लोकल कम्युनिटीज के लोग होते हैं, हम उनको लिमिटेड कर लेते हैं इन चीज़ों में। या तो ड्राइवर की नौकरी होती है, उसके कुक होते हैं, गार्ड होते हैं, इस तरह की नौकरियां देती हैं। हमने उनको कभी प्रोफेशनल्स बनाया ही नहीं। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा जब उनको वो जस्ट भी होगी और इक्विटेबल भी होगी। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू हिलाज। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। टू एवरीवन इन द पैनल, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि आप फॉसिल फ्यूल से आप चले जाएं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जो कि लो कार्बन सोर्सेज हैं, कार्बन इमिट नहीं करते, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके, मसलन के अभी काफ़ी इन डेप्थ हमने डिस्कशन की कि आपके स्टेक होल्डर्स में इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी हैं जिनकी ज़मीन पे ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। इन सारे स्टेक होल्डर्स इन सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना, तब आपने ट्रांजिशन करना, ताकि ये अफेक्ट ना हो उनकी जिनकी ज़मीन ली जा रही है, उनको उनका हक मिले। जहाँ पे डेवलप हो रहे हो, डेवलपमेंट के फ़ायदे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, कि सबको उस चीज़ से फ़ायदा हो, ना कि एक सर्टेन तबके को उससे फ़ायदा हो।
तो एनर्जी ट्रांजिशन और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क उसकी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो उसी लिहाज से एक डिबेट खोल देते हैं टू ऑल द पैनलिस्ट। अभी काफ़ी हमारी बात हुई कि लॉज़ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को क्या उससे अफेक्ट हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर रिन्यूएबल एनर्जी या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो अबीरा, हफीज़ और बाकी पैनलिस्ट, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? अभी हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस किया कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर इसको एक इक्विटेबल और एक फेयर तरीके से लेके चला जाए तो इसमें क्या होना चाहिए था? तो अपने आप को अनम्यूट कर लें, आई थिंक अभी पैनल खुल गया है। और जी, जी, मैंने जी। अपने आप को अनम्यूट कर लिया मरियम। तो वक्त को देखकर मैं आपका सवाल का जवाब जल्दी से ये दूंगी कि जस्ट एनर्जी और ट्रांजिशन के लिए आपको कुछ मादनियात की ज़रूरत पड़ती है, और उन मादनियात के अंदर कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो कई केसेस आए हैं नेदरलैंड्स में, यूरोप में, जहां उधर की आलमी अदालतों ने, सॉरी एपेक्स कोर्ट्स ने, रॉयल डच शेल हो या जो भी BHP बिलिंगटन हो, जो भी उधर ऑपरेट कर रहे हैं बिग कार्बन कंपनीज, तो उनको ये हिदायत दी है, बल्कि डायरेक्शन दी है कि आप जल्द से जल्द 2045 तक, या सॉरी 2035 तक आप अपने कार्बन एमिशंस को 45% कम करें। तो इसके लिए अब ये सारी बिग कार्बन कंपनीज, मैं रॉयल डच शेल की एग्जांपल दूंगी क्योंकि जिस केस के बारे में बात कर रही हूँ ये रॉयल डच शेल ही उसका डिफेंडेंट था। तो अब वो उसको अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्हें यूरोप और उनके ममालिक की अदालतें उनके ऊपर ये सख्तियां अब लगा रही हैं। अब इनको ट्रांजिशन के लिए चाहिए मेटल्स, ताकि ये सोलर सिस्टम्स के लिए, विंड मिल्स के लिए, बैटरीज, लिथियम बैटरीज के लिए इनको चाहिए मादनियात। अब उनके इदारे और उनके कोर्ट्स जो हैं वो हमारी एनर्जी नीड्स को नहीं देख रहे और हमारे माहौलियात को नहीं देख रहे। तो जिस तरीके से कोर्ट पेरिफेरी का मैंने पहले एग्जांपल दिए, कॉलोनियल apparatus के अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स या गुलाम या मादनियात वेस्ट जा रहे थे, तो उसी तरीके से हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, KP में हो, पंजाब में हो, तो इधर से निकाल कर, और इनके प्रोसेसेस बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट हैं और लेजिस्लेटिव डिबेट भी नहीं हो रही, तो ये जो हैं ये बाहर जा रही हैं। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अब मैं मिसालें आपको नहीं शेयर कर सकती इस वक्त, लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्या हिस्सा मिलेगा ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी का, तो उसके अंदर हमारा हिस्सा डिफाइन नहीं किया गया इन एनवायरमेंटल एक्ट्स के अंदर। बस ये बताया गया है कि ये सारे मेटल्स जो हैं ये यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, US जाएंगे और फिर ये उन रियासतों को हेल्प करेंगे टू ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी, लेकिन वी विल जस्ट बी द प्रोवाइडर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। और इन द मीन टाइम आपको पता है कि सिंध, पंजाब, हर जगह सैलाब की सूरत में हम लोग क्लाइमेट को फेस कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन के लिए हम उनको मादनियात दे रहे हैं। वी आर नॉट द बेनिफिशरीज। मैंने बात अपनी काफी बार रिपीट कर दी, लेकिन इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, so thank you very much जी। जी बहुत शुक्रिया अबीरा, काफ़ी आई मीन उसको पॉइंट। हफीज साहब आपकी तरफ आएंगे हम, तो आपने इस पे कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ ऐड कीजिए, अदरवाइज मैं आपसे। देखिए, बात सिस्टम की होती है ना। यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पे अपने लोगों की हद तक उन्होंने सिस्टम इतने स्ट्रांग बनाए हैं, वहाँ पे लॉज हैं, वहाँ पे अदालतें हैं, वो चेक एंड बैलेंस रख सकती हैं। मसला हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कॉलोनियल लॉज हैं, हमारे यहाँ कॉलोनियल हुक्मरान हैं, चाहे वो GHQ में बैठे हुए हों, चाहे वो फ्यूडल्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो बाय द अपर द लॉ हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि लॉ क्या है, आइन क्या है। तो बात सिस्टम की आती है, यहाँ पे चेक बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर सीधे तरीके से अगर सच बात ये कहें कि यहाँ पे लूट मार और इस्तेसाल की वो तरीके हैं जिससे अबकार शहद हर चीज़, जिस तरह अमूमन शुरू में बरतानिया को लूट मार के लिए हिंदुस्तान में आके काबिज हो के फिर यहाँ के मादनियात उठा के, यहाँ के रिसोर्सेज उठा के ले जाने पड़े,
अब वो तरीका तो नहीं होगा, अब कॉलोनियल इस तरह नहीं होगा। अब यहाँ पे हुक्मरान वही होंगे जो बाहर बैठे हैं, उन्हें फैसला करना है कि कहाँ से, अफ्रीका से या पाकिस्तान से या कोई किसी और मुल्क से हमें मदनियात चाहिए, तो वहाँ उनके एजेंट बैठे हुए हैं। इसी तरह हमारे यहाँ हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुक्मरान है, ये उन्हीं के ही एजेंट हैं, चाहे वो आर्मी की शक्ल में हो, चाहे असेंबली में बैठे हुए वो फार्म 47 के जो आजकल बहुत मशहूर मकोला है वो हों, चाहे वो अपोजिशन में हों, चाहे हुक्मरान हों, वो सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। वो सारे उन्हीं इस्तेसाली कुव्वतों के गुलाम हैं और हम उन्हीं गुलामों के गुलाम हैं। तो जब तक सिस्टम से हम नहीं लड़ेंगे, जब तक हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई बलोच खुश होगा या पख्तूनख्वा के पठान खुश होंगे या सिंधी खुश होंगे, या पंजाब के मजदूर जिनका इस्तेसाल हो रहा है, सराइकी वसैब, यहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उठा के ले जाएंगे। और हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो एक हद तक है कि हम जाके चैलेंजेस करते हैं कोर्ट में, कोर्ट हमारे हक में अगर फैसला भी दे तो बात वहीं पर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि सिस्टम में इतना दमखम नहीं है कि वो अपने कोर्ट्स के फैसलों पे अमल दरामद करा सके। तो जब तक सिस्टम ये रहेगा तो यही लूट मार रहेगी। सिस्टम जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक में भी कुछ सवालात भी होंगे, इस्लाहात भी होंगे, सबकी बातें होंगी, लेकिन होगा रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। जी आई थिंक इससे तो बिल्कुल हम सब मुत्फिक हैं, और सिर्फ मुत्फिक नहीं है बल्कि जो एक मंतकी बात बनती है इस सारे स्ट्रक्चर, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई है लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है या एक्सट्रैक्शन है एनर्जी के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे, ये यकीनी तौर पे ऐसी पावरफुल इदारों की तरफ से है जिनके साथ शायद लीगली फाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग, वो मज़ारा या वो किसान जो कि थरकोल के किसी पावर प्लांट या इवन सी पैक के जिम्मे में आने वाले किसी पावर प्लांट के खिलाफ किसी अदालत में जाए, तो कौन सी अदालत है जो उसकी बात सुनेगी? क्यों सुनेगी? तो सही, आई मीन लीगली तो जाहिर है आपको हक है, आप अदालत में जा सकते हैं, लेकिन जो अगली कंपनी का वकील है वो इतना मजबूत है, वो इतना महंगा है, उसकी अपनी एक पूरी वहां पे क्लाउट है जिसको इस्तेमाल करके गरीब आदमी के लिए वकील करना, फिर उसके वकील के लिए लड़ना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है कि जो कवानीन हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन की जो प्रोटेक्शन है वो लोगों के लिए नहीं है, वो शायद उस डेवलपमेंट के लिए है या उन कॉरपोरेशंस के लिए है जो डेवलपमेंट के नाम पे कंस्ट्रक्शन करती हैं। डैमों की भी एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें डैमों के ठेके मिलते हैं, और अब तो खैर चाइना के आने के बाद मेजोरिटी या सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है इन ठेकों का वो उनके पास जाता है, और वही ये खास तबका है जो कि इस नैरेटिव को पैडल करता है कि हमें ज्यादा डैम बनाने की जरूरत है। हालांकि अभी हफीज साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया डैमों से बाहर निकल रही है, और दुनिया ये भी देख रही है कि डैम जो हैं उनके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कम्युनिटीज के ऊपर किस तरह से आते हैं। बात आगे बढ़ चुकी भी है, क्योंकि बिजली पैदा करने के जो जराए हैं वो तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के और सस्ते और क्लीन और ग्रीन आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब मुकाबला इतनी बड़ी कॉरपोरेशन से हो और कवानीन भी उनके हक में हो, तो जो पीपल्स मूवमेंट है, यानी लोगों की जुड़त और इकट्ठ, वो बहुत जरूरी है। और उसमें आप सब जैसे एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स या वो लोग जो कि जमीन पे काम करते हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि वो इस कलेक्टिव का पार्ट बन के ही किसी तरह हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई थिंक हमें फ्लोर ओपन करना चाहिए फॉर क्वेश्चंस, और जिनके सवालात हैं वो काइंडली अपना हैंड रेस कर लें। यहाँ पे रिएक्ट पे आप जाएंगे नीचे तो वहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन आता है, वो आप क्लिक करें और उसके बाद आपको फिर माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। जी सवालात प्लीज। उसके साथ साथ अगर किसी और पैनलिस्ट ने इसी डिस्कशन पे कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ फ्लोर ओपन है, इसी पे बिल्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जैसे ही चार्ट में सवाल आएगा तब उसकी तरफ भी हम चले जाएंगे। तो हाँ जी, फ्लोर ओपन है। अभी हम लोग आई थिंक काफ़ी हमने डिस्कशन किए, तो अगर इस पे किसी पैनलिस्ट ने कुछ ऐड करना हो। अच्छा जी ओह सॉरी हिलाज, ये आई थिंक मुदस्सिर का पहले सवाल ले sure.
अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को सुन के जिन्होंने ज्वाइन किया है। मेरा मैडम अबीरा से सवाल है। सो लाइक आई वर्क फॉर एन एजुकेशन नॉन प्रॉफिट और हर जगह पे वही कम्युनिटी की बात होती है कि कम्युनिटी की बात सुनी जाए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, मेरे काम में भी होती है। सो फिर आपने भी उसकी भी बात की एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ द पैनलिस्ट आल्सो टॉक्ड अबाउट एंड पूरे डिस्कशन का सॉर्ट ऑफ महवर उसी चीज़ के बारे में था। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क इन दिस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पर्सपेक्टिव कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि एक कोई प्रोजेक्ट होना है, फॉर एग्जांपल लाइक वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट होना है, मे बी कोई भी है एंड इट इन्वॉल्व्स जिस एरिया में वो हो रहा है या जिस एरिया के रिसोर्सेज के जरिए वो होगा उसकी कम्युनिटी को वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक मे बी उस कम्युनिटी के लिए इन द लॉन्गर टर्म डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा हो। सो what does इसकी बहुत ज़्यादा बात हुई, so what does that look like कि community participation and community's role look like for a just energy transition project, मतलब एक project के perspective में जो which is something that we deal with, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक एक किसी एरिया में कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है जी, आपका और दैट सवाल विल मुझे हेल्प द समझ डे। में आ गया मदद सर। जी थैंक यू, आई डू अंडरस्टैंड इट सर। थैंक यू सो मच। आई डोंट वांट यू कि आप रिपीट करें क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई थी आपकी। देखें, इस स्ट्रक्चर में जो हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जो हम इस्तिसाली निज़ाम की बात कर रहे हैं कि कॉलोनियल एपरेटस से हम निकले नहीं, उसी को हमने डेवलप किया एक रिप्रेशन और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के साथ, और अब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं बैंकों के कवानीन। तो आप इसको स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल इस्तिसाल की लेंस से अगर देखें तो आपको सबसे पहले पूछना होगा कि सियासी मईशत जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं वो इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है। तो अगर आप उसको असेस करेंगे तो फिर आप स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन और लोगों की जिरगा करके उनकी हामी लेना या उनसे शिरकत करवाना, उनकी शमूलियत करना जो है वो बेमायने हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो सिर्फ एक तबके को सपोर्ट कर रही है और वो तबका आपका कैपिटलिस्ट क्लास है, और इंक्रीजिंगली इट इज़ अ ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, मैंने रॉयल डच शेल की तरफ इशारा किया, और भी ऐसे बहुत कंपनीज हैं। तो इसके अंदर रहकर आप स्टेक होल्डर डिस्कशन कर सकते हैं और आप शमूलियत भी, लेकिन वो असल शमूलियत नहीं होगी। और अगर आप डेविड हार्वी जो एक मार्क्सिस्ट जियोग्राफर हैं, तो अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो वो यही कहते हैं कि 90s के अंदर जब वर्ल्ड बैंक IMF की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज और शराइत की वजह से लोगों की इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हो गए और सोशल सेफ्टी नेट उनके पैरों तले से छीना गया, तो इन आलमी बैंकों ने अपने कवानीन बनाए जिनका जिक्र मैंने भी किया है, और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और गुड गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल कैपिटल जैसे लेफ्ट के टर्म्स को कोऑप्ट किया और बहुत सुपरफिशियली कोऑप्ट किया सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को के लिए कंसेंसस लेने के लिए। तो अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि फंडिंग कौन कर रहा है, स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन अगर आ रहा है, हो रहा है, तो वो किसके कानून के तहत है, किसके लिए हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है वो कौन फंड करेगा, क्या वो उसका फंडिंग कर्ज के सूरत में आएगी। तो यू हैव टू आस्क क्रिटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सियासी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सियासी मईशत को अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से इस वक्त न्यू लिबरलिज्म की लपेट में है। और जो भी मुल्क जैसे ईरान है जो अपने मादनियात, अपने तेल, अपने गैस, अपने लिथियम, कॉपर की ओनरशिप रखता है, तो उधर आपको देखने को मिलती है एक ग्लोबल लेवल पर repression, either in the state propaganda, it's ideological, it could also be bombs. So I think, you know, we are looking at a very difficult situation. ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इसका है, हमें नौकरी मिल रही है। तो एज अ यंग पर्सन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उनकी नौकरी ना लें, लेकिन हम क्या करें, इट्स अ कैच 22, राइट? हमें रोजगार भी चाहिए, और इंक्रीजिंगली इस लैंड ग्रैब और इस सो कॉल्ड एनर्जी, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर
लोगों के हुकूक ही उनसे छीने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा हक जो छीना जा रहा है वो है रोजगार का हक, क्योंकि सियासी मईशत जो है वो लोकली उस तरह डेवलप नहीं हो रही कि हमारे नौजवान जो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं उनको जॉब्स मिलें। तो आई डोंट नो इफ आई साउंड अ बिट डिप्रेसिंग, लेकिन दैट इज बेसिकली व्हाट आई थिंक शुड बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू मुदस्सर। थैंक यू सो मच अबीरा एंड थैंक यू मुदस्सिर। वो बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक अबीरा ने बड़ा एक इन डेप्थ जवाब दिए। तो टाइम थोड़ा कम है, सॉरी मैं बार बार ये कह रही हूँ। तो आई थिंक प्रकेश कुमार का एक बहुत अच्छा सवाल है जिसको ब्रीफली हमने टच किया था, लेकिन आई थिंक इस पे और हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि विद पाकिस्तान मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हाउ कैन वी अवॉइड रिपीटिंग द इनजस्टिसेस सीन इन कोल एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो वही सवाल कि एनर्जी ट्रांजिशन को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन किस तरह बनाया जाए। तो हिलाज आपसे शुरू करते हैं, और फिर अख्तर, जसवंत, अबीरा, हफीज, प्लीज आप लोग भी जंप इन कर लें। और आई थिंक टाइम थोड़ा कम है अगेन, तो ये मोस्ट लाइकली आखिरी सवाल होगा। बट थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो जी, ओवर टू यू हिलाज। अच्छा, सिंस टाइम आवाज हमारे नहीं पास है, बहुत कम है। आवाज नहीं है मयूर, आवाज नहीं आ रही जी, है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आ रही है? आप अख्तर, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो अख्तर, आपको नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आपकी आवाज आ रही है, आप जी प्लीज। जी आ रही है। एम आई ऑडिबल? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। हेलो जी, मेरी आवाज मैंने कहा आ रही? जी सॉरी हिलाज आपकी आवाज़ आ रही है, जी, तो प्लीज़। मैं ये कह रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा था क्योंकि बिल्कुल हमारे पास टाइम कम है, तो मुझे जो लग रहा है कि इनके इस क्वेश्चन का सिंपल हल ये है कि हमारे पास लॉज तो बहुत ज़्यादा है, असल मसला है हमारा उनका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपा है, सीपा है, सारे फेडरल प्रोविंशियल सारे लॉज बने हुए हैं, और एनर्जी पे अलग से लॉज बने हुए हैं, हर जगह पे लॉज। तो ये नाइंसाफी जो यहाँ पे कोल वालों के साथ हो रही है, तो ये उनके साथ भी नहीं होती अगर अब भी हम उस पर कर रही। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस भी काफ़ी लोगों को नहीं है, मतलब इवन लॉयर्स को भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि जो है ना ये जो इनजस्टिस है उसको ख़त्म किया जा सके। जब हम लोगों को अवेयरनेस होगी, वो अपने राइट्स की बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उनके अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे कि भाई ये हमारे इशूज़ हैं, ये हमारी साली क्यों हो रही है। तो जब उस पर बात होगी तो ज़ाहिर है साली कम होना शुरू होगी। और बाकी तो न्यू लॉज बनाने का तो कोई फायदा होगा नहीं। लॉज हमारे पास ऑलरेडी है, रेगुलर ट्रिब्यूनल्स हैं, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास भी अथॉरिटी है, वो एनवायरमेंटल जज हो सकता है जो ना, एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट वो भी है। तो लॉज भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, इदारे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक ये इनजस्टिस जारी रहेगा। तो मैं समझता हूँ, मुझे हिसाब से ये सबसे बड़ा वो है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। थैंक यू जी। बाकी किसी पैनलिस्ट की जानिब से भी कोई कंट्रीब्यूशन इस वाले इशू पे? वैसे तो हो चुकी है काफ़ी बात, लेकिन सवालात जो हैं वो मौजूद हैं चैट बॉक्स में, अगर आप देख के किसी को रिस्पॉन्ड करना चाहें। नफ़ीर कुरैशी का सवाल है, और उसके ऊपर शनफा मरियम का भी क्वेश्चन है। तो जिस इन केस कोई पैनलिस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहे तो प्लीज़। चलें, आई थिंक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इन तमाम पहलुओं पे हो गई है। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची का। और आई थिंक उनके काम को भी स्पॉटलाइट अगर मैं थोड़ी सी दूं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव काम है। और जिस नोयत की हमने बात भी की कि जी, आई थिंक यासिर साहब ने हाथ खड़ा किया, प्लीज़ जी यासिर साहब, ओवर टू यू प्लीज़। जी, thank you. Sorry to interrupt. Uh, and it's a pleasure to be collaborating with Lok Sujat. And और जो हमारा डिस्कशन रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि अगर लॉ है तो वो सबके लिए है, और अगर सबको उससे यानी लॉ का और जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, और वो यही है कि लॉ सबके लिए बराबर है, तो उससे
जब वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बराबर का फायदा भी होना चाहिए। और लॉज बनाए इसीलिए जाते हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो राइट्स ही का है कि बेसिक राइट्स आपके क्या है। तो जैसे अबीरा ने इशारा किया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लैंग्वेज में फंस जाती हैं। आप टर्म्स तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी असल रूह जो है वो कहीं रह जाती है। और इसकी मिसाल हमारे पास क्योंकि हम अब आप समझे क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में हैं, कॉप्स भी चल रही हैं, तो क्लाइमेट फाइनेंस भी आ रहा है और उसकी अपॉर्चुनिटीज स्टेट को नजर आती हैं कि जी हम बहुत सारा फाइनेंस जो है इस तरह से रेज कर सकते हैं। और बीइंग अ क्लाइमेट विक्टिम इन द सेंस के हमारे पास 2010 का फ्लड और फिर 22 का फ्लड और फिर अभी 25 के हालात और फिर हीट वेव्स, तो ये वल्नरेबिलिटी तो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ का केस बना के भी वो क्लाइमेट फाइनेंस हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जितनी आपकी एजेंसीज हैं जो ये देती हैं उसके अंदर भी आपको लैंग्वेज वही मिलेगी कि आपको कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, आपको इंडिजिनस लोगों को शामिल करना है और मुल्क के अपने कवानीन भी जो हैं, बीइंग अ डेमोक्रेसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक है, तो वो जब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है तो फिर उसके अंदर यही चीजें लिखी हुई हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये गवर्नमेंट के ऊपर लाजिम है कि वो कंसल्टेशन करेगा। कंसल्टेशन का मतलब ये है कि जिस वक्त में प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले वो डिस्कस किया जाएगा जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ, यानी कि लोकल लोगों के साथ। उसके बाद जैसे जैसे डिजाइन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी और वो प्रोजेक्ट तो उसके अंदर मुस्तकिल कंसल्टेशन जरूरी है। उसके बाद जब जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने लगेगा, कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, उसके दौरान भी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में लोगों की शमूलियत जरूरी है क्योंकि प्राइमरी बेनिफिशियरीज लोग ही हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के लिए किया जा रहा है, सो उसकी स्पिरिट, उसकी रूह तो कुछ इस तरह से है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पब्लिक को, लोगों को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है और इन प्रैक्टिस, चाहे आप डेमो का केस ले लें या अब जो क्लाइमेट फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे डेल्टा ब्लू कार्बन, तो उसमें 60 मिलियन, 60-70 मिलियन डॉलर्स जो है वो आए हैं। उसके अंदर भी आप देखें तो जो कम्युनिटी का कंपोनेंट है वो उन्होंने पे ही नहीं किया, गवर्नमेंट उसको दबा के बैठी हुई है। तो लॉज मौजूद हैं, जबान मौजूद है, कॉन्सेप्ट मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन जो लोग अंदर और पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हुए हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस की स्कीम्स इस तरह की बनी हुई है कि वो लॉज होने के बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट करने तक आते ही नहीं है क्योंकि उनके ऊपर उनको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा कि आप इम्प्लीमेंट करें। लॉज और कोर्ट्स जो हैं इस मामले में बहुत वीक रहे हैं। सो जो हमारी कोशिशें हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन चेंबर से या दीगर बहुत सारे लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, और लॉयर्स मूवमेंट ने जब 2007 में और फिर अभी हमने सिंध में देखा कि फिर से लॉयर्स एक्टिव हो गए थे कैनाल्स के इशू में। तो ये इसमें आइडिया यही है कि आप जो है ये जो पावर इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट कर लेते हैं हर चीज को, उसको किस तरह से आप जो है उसको रेजिस्ट करें। आप किस तरह से इस तरह की स्कीम्स जैसे कि कनाल्स की स्कीम आ रही थी या डेल्टा ब्लू कार्बन है जिसका कि कॉम्पेंसेशन लोगों को नहीं दिया जाता, वो कॉम्पेंसेशन नहीं है, वो उनका हक है एक्चुअली, क्योंकि जब आप ये कार्बन क्रेडिट की स्कीम है, सो उसमें एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है आपके प्राइस एग्रीमेंट में से वो निकलता है कि जो बेनिफिशियरीज है उसके अंदर कम्युनिटी लाजमी है, सबसे पहले है इनफैक्ट, क्योंकि वो ही केयर टेकर्स हैं आपकी रिसोर्सेज के, आपकी जमीन के। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही गिना चुना है, बहुत कम है। और एक्चुअली ये अगर लार्ज स्केल पे होना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे हम लॉयर्स की ऐसी टीम्स बना लें जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो सके और इस तरह की लेजिस्लेशन शुरू कर दे, तो एक लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। सो मैं ये मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहता और ना मैं मायूस शख्स हूँ, इसलिए हमारा इदारे का भी
मौक़िफ़ ये है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवाम के फ़ेवर में लाया जाए रिज़ल्ट्स में। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। आई थिंक एब्सोल्युटली वी टोटली एग्री के बात लोगों के लिए होनी चाहिए और काम भी लोगों के लिए होना चाहिए, और आपके इदारे का काम भी इससे बिल्कुल अलाइन करता है। थैंक यू सो मच फॉर द कोलैबोरेशन एंड फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड कमेंट्स। आपने वो डेल्टा ब्लू कार्बन की बात की, तो ये तो मसला है ही है कि वो $40 मिलियन में से लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा, लेकिन वो जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो प्रोग्राम चला, उसमें वो जो कंपनी थी प्राइवेट, सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक उसने कभी ज़मीन पे कदम ही नहीं रखा, और वो सारा काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने किया। और वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मजदूर हैं, चाहे वो ठट्ठे में हैं या बदीन में हैं, ठट्ठा बदीन के अंदर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साहिली इलाका है, तो वहाँ पे जो समंदर का पानी है उसने बहुत ज़्यादा लैंड को इंगल्फ किया है, और उसका एक हल ये है कि वहाँ पे मैंग्रोव लगाए जाएं। लेकिन अगेन जो प्रोफेसर वीरा ने बात की कि स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, कि इंडस तक पानी पहुंचाना, उसके साथ डैम्स का पहले बनना, वो सारे मसले आपस में लिंक्ड है। डैम नहीं बनेंगे, पानी वहां तक पहुंचेगा तो मैंग्रोव्स उगेंगे। तो और उसके साथ साथ जब आपने हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, तो वो जिस कंपनी को आपने बुलाया वो भी अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर ऑफ सिंध हाई कोर्ट, वो एक फ्रॉड ही नजर आता है। इसलिए लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जो लोग काबिज हैं इस कैपिटल के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके पास बहुत से रास्ते हैं लोगों को बाहर रखने के लिए और अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारी कोशिश यही होगी कि इस डिस्कोर्स को हम जारी रखें, और आइंदा भी आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि इस सारे बहस को, इस सारे डिस्कोर्स को हम आगे इकट्ठे लेके चलें। जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक मरियम, इस तरह जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे यासिर साहब की तरफ से। थैंक यू सो मच टू द पैनलिस्ट, सबने टाइम निकाला। अबीरा, हिलाज, जसवंत, हफीज़, अख्तर, आप सब ने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अटेंड किया, सवाल पूछा, आई एम सॉरी सारे सवाल के जवाब नहीं हो सके। अगर मैं फिर से कहूँगी, टाइम थोड़ा कम था, बातें बहुत थी, बट होपफुली इसको कंटिन्यू किया जाए, और आगे भी वेबिनार्स होंगे। हमें ज्वाइन कीजिएगा, सीएसी को फॉलो कीजिएगा, उनका इस पे बहुत और काम है। हमें लोक सुजाग को फॉलो कीजिएगा, सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस को फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़ एवरीवन।